हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिस्टिन पीजी क्लासेस। मैं हूं प्रशांत प्रसून और आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आप दो जगह भी पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में जो दो यूनिट है, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और एक है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में भी एक टॉपिक है जस्टिस, और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक थिंकर का नाम है आपका जॉन रॉल्स। तो दोनों जगह पे आपको जब जस्टिस पढ़ेंगे तब भी जॉन रॉल्स के जस्टिस के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और जॉन रॉल्स के जब पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो उनके जस्टिस के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल लगभग कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और कभी कभी तो एक से ज़्यादा भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये टॉपिक को किस तरीके से आराम से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछे जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि क्या है इस टॉपिक के अंदर। तो आपको पहले पता है कि सीयूटी का जो एग्ज़ाम होता है तो उसका एक पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में आपको HU की P18 में आपको 3-4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। अगर आप इसका सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस से अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो दोनों चारों चीज़ें आपको एक साथ हो जाता है अगर आप इस सिलेबस से जुड़ते हैं। तो एक मतलब आप अगर पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करना चाह रहे हैं या इन सब में से किसी से भी मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो आपको एक ही सिलेबस पढ़ना है और इन सब जगह पे आपको ये काम देगा। तो आप पेपर का पैटर्न आपको पता है कि पीजी में पॉलिटिकल साइंस का पेपर का पैटर्न कैसा है। तो अभी हम लोगों का जो 2023 तक होता था उसमें क्या था कि जीएस का भी एक पेपर होता था 25 क्वेश्चंस का, लेकिन 24 से क्या हुआ है कि टोटल आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का 75 क्वेश्चंस करने हैं। उसमें से आपको 1 क्वेश्चंस पे 4 मार्क्स रहते हैं अगर आप सही करेंगे, ठीक है। और अगर आप निगेटिव मार्किंग का भी व्यवस्था है तो वहाँ पे अगर आप गलत भी करते हैं तो आपको 1 मार्क्स निगेटिव हो जाता है, यानी टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, अपने सीयूटी का बहुत कम समय रह गया है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि फरवरी मार्च में एग्जाम्स हो जाते हैं, तो अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, अपने तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं ये जान लेते हैं। देखिए, हमारे पास अवेलेबल जो कोर्सेज हैं वो MSc में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उससे भी रिलेटेड है, MA के लिए भी है, बीएड जो होता है सीयूटी के थ्रू उनसे रिलेटेड भी कोर्सेज हैं। एमए में अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लेते हैं तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके जो फीस हैं वो बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखे गए हैं, ओनली 4999, ठीक है, ये फीस है। आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए एडमिशन से रिलेटेड कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या क्या आपको मिलेगा, इसमें क्या टेस्ट सीरीज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी जानकारी जो जो आपको चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो एडमिशन प्रोसेस में, आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और अभी अगर आप डिस्काउंट लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, अगर तुरंत एडमिशन लेते हैं तो अभी आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। वो 50% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। 50% डिस्काउंट उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो पहले 10 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। और एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है कि आप प्रिस्टिन क्लासेस का जो प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से प्रिस्टिन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप से आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आपको कोर्स जब परचेस कर लेंगे तो वहाँ से आपको सारी जानकारी आगे मिल जाएगी। तो आते हैं कि जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहते हैं। जॉन रॉल्स पहले क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में जान लेते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी जब पढ़ते हैं तो उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। और बेसिक ये है कि जॉन रॉल्स एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो उस अमेरिका में प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, वो फिलोसफर्स भी हैं। और इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशंस है, सबसे ज़्यादा जो उनका फेमस कंट्रीब्यूशंस है, उन बुक का नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में इन्होंने पब्लिश किया था। जॉन रॉल्स के बारे में कहा जाता है कि जैसे जनरली जो भी थिंकर होते हैं वेस्ट साइड में वो राइटिस्ट टाइप के होते हैं, ठीक है, लिबरल को तो सपोर्ट करते हैं ये। लेकिन जो जॉन रॉल्स हैं, जॉन रॉल्स क्योंकि ये सारे चीज़ों की बात करती हैं कि गरीबों का बात करेंगे ये, ठीक है, ना ये अमीरों को छोड़ते हैं ना गरीबों को, दोनों को साथ लेके कैसे सोसाइटी एक बनाया जाए
उसके बारे में कहते हैं तो इनको लेफ्ट लिबरल भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट लिबरल हैं और इग्लिटेरियन लिबरल हैं, कि ये इक्वलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इनका ये कॉन्सेप्ट रहता है कि लेफ्ट लिबरल और इग्लिटेरियन लिबरल। अगर आपको कभी क्वेश्चंस में इस तरीके से आ जाए कि लेफ्ट लिबरल के नाम से कौन जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज द लेफ्ट लिबरल, तो जॉन रॉल्स अगर ऑप्शंस में है तो आप उन्हें चूज कर सकते हैं कि इनको लेफ्ट लिबरल के रूप में जाने जाते हैं। फिर और जो बाकी सारे थिंकर आएंगे, जैसे कि अभी रॉबर्ट नॉजिक की बात करेंगे, तो उनको लेफ्ट लिबरल नहीं, वो राइट के तरह ज़्यादा झुके हुए हैं। तो जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस में सबसे पहली बात जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि एक जो अच्छा सोसाइटी है वो कैसे बनेगा, एक जस्ट सोसाइटी कैसे बनेगा, तो वो फेयरनेस की बात करते हैं कि जस्टिस जो है वो पहली बात तो एक सोसाइटी, अगर गुड सोसाइटी का पहला कंडीशंस क्या है कि वो वहाँ पे जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ सोसाइटी। तो इसका क्या मतलब है कि और भी सोसाइटी में कुछ और वर्च्यू होंगे, जिस सोसाइटी में बहुत सारे वर्च्यू होंगे, सारे वर्च्यू एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जस्टिस सबसे पहला वर्च्यू होगा कि जस्टिस के बिना दूसरे वर्च्यू जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जस्टिस इज द प्री कंडीशंस ऑफ सोसाइटी। और जस्टिस में भी वो क्या कह रहे हैं, जस्टिस जो है वो फेयर होना चाहिए। ये नहीं कि जस्टिस सिर्फ किसी एक तरफ से। जनरली जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट मार्क्सिस्ट लोग देते हैं वो क्या देते हैं कि एक ऐसा सोसाइटी हो जहाँ से कि जो रिच लोग हैं उनका सारा प्रॉपर्टी ले लीजिए और सब गरीबों को बांट दीजिए, वो हो गया जस्टिस उनके अकॉर्डिंग, मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपके देश में सलमान खान है, सलमान खान के पास या अंबानी जी के पास बहुत सारा पैसा है, उनसे सारा पैसा ले लीजिए और जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं उनको बांट दीजिए। सलमान खान को इस नहीं रहना चाहिए मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जॉन रॉल्स जो अपना थ्योरी देते हैं तो उनमें वो फेयरनेस की बात करते हैं। और फेयरनेस का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोसीजर्स, पहले फेयरनेस कैसे होगा, फेयर एक प्रोसीजर जो हमारा हो, प्रोसीजरल जस्टिस की भी इसीलिए बात करना। जैसे दो तरह के जस्टिस होते हैं, जस्टिस के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक प्रोसीजरल जस्टिस, एक सब्सटेंटिव जस्टिस। तो ये फेयरनेस की बात करते हैं कि जो फेयरनेस होगा वो कैसे होगा। पहली बात तो प्रोसीजर्स की बात करेंगे, ठीक है, कि प्रोसीजर्स हमारा जो होगा वो फेयर होगा। अब प्रोसीजर्स को फेयर करने के लिए वो आगे कहते हैं कि अगर प्रोसीजर्स को फेयर करना है तो हमें एक अलग तरीके से सब लोगों को साथ लेके चलना है। और इसमें ये क्या कहते हैं कि ना तो रिच को एक्सक्लूड करते हैं ना तो पुअर को, ठीक है। लिस्ट एडवांस जो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है वो लोग भी सोसाइटी में उतना ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो कहते हैं नाइदर एक्सक्लूजन ऑफ रिच, नाइदर एक्सक्लूजन ऑफ रिच और neither exclusion of rich nor exclusion of लिस्ट एडवांस्ड, ठीक है। जो लिस्ट एडवांस्ड सोसाइटी है उनका भी एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिस्ट एडवांस सोसाइटी मतलब जो सबसे दबे हुए लोग हैं, लिस्ट एडवांस सोसाइटी जो है, ठीक है, उनको भी लेके चलना है और दोनों को साथ लेके चलना है। बाकी जो लोग हैं, जो मार्क्सिस्ट लोग हैं, वो रिच को नहीं कहेंगे, वो कहेंगे रिच को आप हटा दीजिए, रिच लोग नहीं रहेगा, रिच लोग दिक्कत है समाज के लिए। लेकिन जॉन रॉल्स का जो फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से कि रिच को भी साथ लेके चलना है। ये नहीं कि अगर किसी जस्ट सोसाइटी बनाने का, जो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि सलमान खान है, बहुत सारे अमीर लोग हैं इस देश में, तो ये नहीं कि उनका सारा प्रॉपर्टी छीन लीजिए, उनको हटा दीजिए, उनको मार दीजिए, उनसे कुछ टैक्स ले लीजिए, वो टैक्स जो है फिर आप इनके वेलफेयर के लिए काम कर दीजिए, इनको थोड़ा बहुत बांट दीजिए। तो वो प्रोसीजर्स बताते हैं कि किस तरीके से जस्टिस किया जाए, किस तरीके से समाज को जस्ट बनाया जाए। तो आपको यहाँ पे दो बात ध्यान रखना है कि जस्टिस जो है जॉन रॉल्स के हिसाब से क्या है, एक फेयर प्रोसीजर्स होनी चाहिए। प्रोसीजर्स पे ध्यान देते हैं, इसीलिए इनको प्रोसीजरल जस्टिस का माना जाता है। और जॉन रॉल्स किस चीज़ को किस ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, आप हाउस लॉ रूसो को पढ़ेंगे तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, प्रोसीजर्स को बनाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। इन्होंने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए अपनी थ्योरी दी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, बहुत सारे लोग आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ आए, वो आपस में बैठ के एक
लॉ बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे हो, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए, इससे रिलेटेड वो अपना एक डिस्ट्रीब्यूशंस का प्रोसीजर्स बनाएंगे और उस प्रोसेस से डिस्ट्रीब्यूशंस होगा। इसके लिए भी फिर वो एक अपना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं, जैसे कि हॉफ, लॉक और रूसो जो है नेचर ऑफ स्टेट्स की बात करते थे। पता नहीं वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, जनरली वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि कभी एक ऐसा समय था जिस टाइम पे ऐसे था, फिर सब लोग आए होंगे। जो स्टेट्स का थ्योरी जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो दिए हैं कि लोग आए होंगे फिर आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट किए, उसी तरीके से ये जस्टिस का जो प्रोसीजर्स होगा, मेथड जो होगा डिस्ट्रीब्यूशंस का, उससे रिलेटेड एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देते हैं। बेसिक जम्पशंस क्या है, जॉन रॉल्स सोसाइटी को किस तरीके से देखते हैं कि वो कहते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे वर्च्यू एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक गुड सोसाइटी में बहुत सारे वर्च्यू एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जस्टिस क्या है, फर्स्ट वर्च्यू है, और जस्टिस में भी फेयरनेस इसका फर्स्ट वर्च्यू है। मतलब जस्टिस का मतलब जॉन रॉल्स कहते हैं कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स। जस्टिस का मतलब किस तरीके से, अगर प्राइमरी गुड्स जो सोसाइटी में हैं वो अगर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं तब वो एक जस्ट सोसाइटी होगा। तो इसके लिए प्राइमरी गुड्स अब क्या है, प्राइमरी गुड्स क्या है, इनकम एंड वेल्थ। अब जॉन रॉल्स है इनकम एंड वेल्थ ये बोले ये प्राइमरी गुड्स है कि सबका इनकम एक तरीके से कुछ फेयर रूप से होना चाहिए, कि ये नहीं कि किसी का बहुत ज़्यादा हो रहा है या किसी के पास एकदम से नहीं हो, तो इनकम एंड वेल्थ की बात करते हैं। जॉन रॉल्स सिर्फ इनकम या कैपिटलिस्ट की तरह या इकोनॉमिक की तरह सिर्फ बात नहीं करते हैं कि सिर्फ इनकम एंड वेल्थ, ये राइट्स एंड लिबर्टी का भी प्राइमरी गुड्स में मानते हैं, और इसका भी कहते हैं कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा, पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये भी एक प्राइमरी गुड्स है। डिग्निटी, ठीक है, लोगों का सम्मान भी तो होना चाहिए सोसाइटी में, सम्मान का भी सही तरीके से सबको प्रॉपर सम्मान मिले। अच्छा, आपको दो जो फिलॉसफी आइडियोलॉजी दोनों में डिफरेंस करके देखना है, और देखना है कि फिर रॉल्स कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूशंस की बात नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कैपेबिलिटी, जिनके पास जितनी शक्ति है वो उतना अर्न करे, ठीक है। कैपिटलिस्ट लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं इनका सामान लेके इनको दे दिया जाए, वो हमेशा अपोज करेंगे कि कोई आदमी बहुत मेहनत से कमा रहा है, अब उनका आप लेके किसी और को दे दें तो उनको तो फ्री में मिल गया। कैपिटलिस्ट का ये आर्ग्यूमेंट है। और मार्क्सिस्ट का क्या है कि वो इस सोसाइटी को जो एक्सप्लॉइट करके वो कमाए हैं तो उनका सब कुछ लेके इनको दे दिया जाए। तो दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है, लेकिन रॉल्स कहते हैं कि नहीं, दोनों इस सोसाइटी के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। दोनों सोसाइटी को कुछ ना कुछ, कोई अगर क्या पूरा सोसाइटी रिच को ख़त्म ही कर जाए, पूरा कैपिटलिस्ट लोगों को ख़त्म ही कर दिया जाए, तो फिर सोसाइटी में अन्न कहाँ से होगा, सारे संपत्ति आएंगे कहाँ से। तो इसलिए उस जॉन रॉल्स रिच को भी इंक्लूड करके और पुअर को भी इंक्लूड करके चलते हैं। तो ये हो गया आपके प्राइमरी गुड्स। अब इस प्राइमरी गुड्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके लिए वो मेथड्स बताते हैं। मेथड्स क्या है कि वो पहले कहते हैं कि एक रोल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है उसी को फॉलो करते हुए वो कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशंस में लोग को ले चलना है। ओरिजिनल पोजीशंस में जब लोग जाएंगे, तो ओरिजिनल पोजीशंस क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ओरिजिनल पोजीशंस क्या है। ओरिजिनल पोजीशंस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है जॉन रॉल्स का, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में होता है कि एक ऐसा जगह पे सबको पहले ले लिया जाए जहाँ पे लोग इंडिविजुअल जो है, अब ये पहली बात एक हो गया हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। दूसरा कि यहाँ पे इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल को जॉन रॉल्स एक यूनिट के तरह देखते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल क्या है, एक यूनिट है। इंडिविजुअल, ठीक है, अब इंडिविजुअल सब आएंगे आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होगा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहते हैं जॉन रॉल्स, अच्छा आप ये सोचिए, इमेजिन कीजिए कॉन्ट्रैक्ट करना है बहुत सारे लोगों में। अब एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाना हो, आपको सोसाइटी के डिफरेंट लोगों को ला के, आप मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी है आगे, नरेंद्र मोदी आगे, ठीक है, आप आगे, ठीक है, आप जैसे बहुत सारे लोग जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है या जिनके पास जो रूरल एरिया से आते हैं, ठीक है, यूथ आ गया। उसके बाद इस तरीके से अगर सब लोग आ रहे हैं तो क्या इनमें आपको लगता है कि फेयर प्रोसीजर्स हो पाएगा,
क्या ये सारे लोग महेंद्र सिंह धोनी, नरेंद्र मोदी, ठीक है, एक यूथ, बहुत सारे रूरल एरियाज जो पुअर पीजेंट्स लोग, फार्मर लोग हैं, वो आ जाएं, तो क्या इनमें आपको लग रहा है कि कभी भी ये पॉसिबल है कि इनमें सही तरीके से, फेयर तरीके से कांटेक्ट हो पाएगा? नहीं होगा। क्योंकि आप जब ऐसे, आपको अगर पता हो कि ये धोनी है, आप फैन हैं, आप कहेंगे अरे नहीं, जो ये तो जो बोल रहे हैं वो सही है, आप ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ठीक है, तो आप इनको नहीं मानेंगे, मतलब मान लेंगे तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपर, जिसे मान लीजिए, और अंबानी जी भी हैं इस कॉन्टेक्ट में, ठीक है, अंबानी जी भी आ गए हैं, तो ये सारे लोग बैठ के एक जगह कहीं पे मान लीजिए बना रहे हैं, कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं कि किस तरह की सोसाइटी में गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो क्या लगता है आपको, ये सारे लोग बैठ के एक फेयर प्रोसीजर्स, जनरली ज़्यादा चांसेस ये है कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन लोगों को अपना अपना स्टेटस पता है, वो अपना फ़ायदे के हिसाब से देखेंगे कि मेरा फ़ायदा ज़्यादा किस में है, ठीक है। तो ये इस वजह से जॉन रॉल्स कहता है कि नहीं, लोगों को पहले ओरिजिनल पोजीशंस में ले आया जाए। ओरिजिनल पोजीशंस का मतलब क्या है कि एक ऐसा इमेजिन करना है जहां इंडिविजुअल कमिंग टुगेदर टू डिसाइड द बेसिक रूल्स, और ये रूल्स ऐसे होंगे जो कि प्राइमरी गुड्स को गवर्न करेंगे। ओरिजिनल पोजीशंस का मतलब ये हुआ कि ऐसे जगह जहाँ की लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या है, उनको अपने स्टेटस के बारे में नहीं पता हो, ठीक है, उनको स्टेटस के बारे में नहीं पता हो, तो इस कॉन्सेप्ट को वो बताने के लिए वो कॉन्सेप्ट देते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, कि ओरिजिनल पोजीशंस है। यहाँ पे आप देखिए कि ओरिजिनल पोजीशंस है जहाँ की डिफरेंट लोग आके बैठ गए हैं, ठीक है। वो सारे 4-5 जो लोग हैं, ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये किस कम्युनिटीज़ हैं। इनको ये नहीं पता कि ये रिच हैं, फीमेल हैं, मेल है, इन सबको ब्लैक है, वाइट है, इनको कोई रेस ना रेशियम कुछ नहीं पता है। इनका मतलब समझ लीजिए अभी के टाइम में जो मेमोरी लॉस कर दिया गया है, ठीक है। और ऐसे लोगों को बुला के अब इनसे रूल बनवाया जाए, इनसे सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कराना है, इनसे बनाना है, बताना है। अब ये सब लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कि कैसे अच्छा करेंगे, फेयर करेंगे, जॉन रॉल्स। अब जनरली आप सोच के देखिए, अगर आपको नहीं पता, जैसे आपके 2-4 दोस्त हैं, बैठे हैं, केक आया, ठीक है, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि खाने वाली चीज़ है, बांटने के लिए लाया गया, अब आपको दे दिया गया कि सुनो तुम बांटो, लेकिन तुमको लास्ट में चुनना है कि तुमको क्या उसमें से कौन सा पीस मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको पता है नहीं कि कौन सा पीस मुझे मिलेगा, तो आप कोशिश क्या कीजिएगा कि सबको अच्छे तरीके से बराबर बराबर बांट दें, ताकि अगर मुझे कोई भी मिले तो हमको पूरा मिले, मतलब एक पीस तो अच्छे से मिल जाए। क्या आप ऐसा रिस्क लेंगे कि कुछ पीस ज़्यादा बड़ा करके दे दिए, कुछ छोटा कर दिए? ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि कोइंसिडेंटली आप जो छोटा किए वही आपको मिल जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कम से कम इतना, अगर हम मुझे कुछ भी मिले लास्ट में कम से कम सबसे बराबर मुझे भी मिल जाए। तो इसलिए जॉन रॉल्स कहता है अगर आपको नहीं पता है कि आप सोसाइटी में किस कंडीशंस में हैं, तो आप जो रूल्स बनाएंगे एक सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, वो एक फेयर रूल्स बनाएंगे। लेकिन ये सिचुएशंस क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, तो लोगों को कैसे नहीं पता चलेगा कि वो किस कंडीशंस में। इसके लिए वो देते हैं कॉन्सेप्ट कि वेल ऑफ इग्नोरेंस। उनको अपने ज्ञान का पता नहीं होगा कि वो किस कंडीशंस में, किस स्टेटस में, सोसाइटी में उनका क्या स्टेटस है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं होगा। तो इसलिए वो एक वॉल क्रिएट कर देंगे कि इसके पीछे जब वो जाएंगे तो उनको कुछ नहीं पता, ये ओरिजिनल पोजीशंस में लोग रहेंगे। और ये जब सोसाइटी जब बन जाएगा, ये सारे लोग जब रूल्स बना देंगे, तो जैसे ये खुलेगा तब ये वेल ऑफ इग्नोरेंस हटेगा, तब उनको पता चलेगा अरे मैं तो फीमेल हूँ, मैं तो ओल्ड हो गया हूँ, ठीक है, मैं रिच हूँ या मैं पुअर हूँ। तो इस कंडीशन, इसलिए वो ये कॉन्सेप्ट देते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टर्म है आपके लिए, ओरिजिनल पोजीशंस और वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये दोनों चीज़ें किस तरीके से आपको दिखाए सोसाइटी में रूल किस तरीके से एक जस्ट रूल बने, इसके लिए वो जो रूल देते हैं इस चीज़ को वेल ऑफ इग्नोरेंस दिखाते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस से आपको जो आपका प्रेजेंट स्टेटस है उस वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए वो वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल्स आर स्ट्राइव्ड ऑफ एनी नॉलेज अबाउट देयर ऑन पर्सनल स्टेटस इन द सोसाइटी। लेकिन ये नहीं है कि सोसाइटी से उनका वो, भले उनको सोसाइटी में अपना स्टेटस नहीं पता है, उनको अपने बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसे जनरली क्या होगा कि अगर मान लीजिए 2-4 फीमेल्स को बैठा दीजिएगा रूल्स बनाने के लिए, हो सकता है कि वो ज़्यादा अपने फेवर में बनाए कि नहीं महिलाओं को ये दिक्कत होती है, इसलिए उनके लिए ज़्यादा रूल्स बनाया जाए।
पुरुषों को सिर्फ बना दें तो पुरुष अपने लिए बनाएंगे रूल्स, अपने अकॉर्डिंग, अपने फायदे के हिसाब से। रिच को बैठाइएगा तो रिच अपने के हिसाब से, पुअर को बैठाइएगा तो वो अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे। तो इसीलिए उनको स्ट्राइव कर दिया जाए कोई भी नॉलेज अबाउट देयर ओन पर्सनल स्टेटस इन द सोसाइटी। ठीक है, इससे क्या होगा, इम्पार्शलिटी बना रहेगा डिसीजंस मेकिंग में। लेकिन वो सारे लोग रेशनल होंगे, उनको बेसिक्स नॉलेज पता होगा। अब ये ही पता चले क्या मेमोरी लॉस कर दिया, उनको कुछ पता ही नहीं कि रूल्स बनता कैसे है। अगर ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो रेशनल होंगे, ठीक है, उनके पास बेसिक साइंस सोसाइटी के बारे में नॉलेज होगा, लेकिन उनका खुद का स्टेटस क्या है वो बस उनको पता नहीं होगा। वो पता तब चलेगा जब वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो पर्दा है वो जब हट जाएगा, तब उनको पता चलेगा कि नहीं, मैं सोसाइटी में इस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस क्या था वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशंस पे ले जाने का जॉन रॉल्स का? वो कहते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल्स, इम्पार्शलिटी, फेयरनेस बना रहे, और एक ऐसा रूल बने जो कि यूनिवर्सल एग्रीमेंट, सारे लोग एग्री करें, क्योंकि वैसे लोग सब लोग मिलकर बनाए हैं और वो लोगों को अपना स्टेटस पता नहीं था, तो यूनिवर्सल एग्रीमेंट के हिसाब से। अच्छा, मैक्सिमम प्रिंसिपल ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस में। मैक्समिन, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्समिन प्रिंसिपल जो है, मैक्समिन, ठीक है, मतलब अगर आप लिस्ट एडवांस्ड सेक्शंस में भी चले जाते हैं, आप जब रूल्स बनाएं तो आपको मिनिमम जगह पे भी जाने पे, मतलब सबसे नीचे स्तर पे भी जाने पे आपको ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट टू लिस्ट एडवांस सोसाइटी, कि अगर आप लास्ट मिनिमम कंडीशंस में भी जाके मैक्सिमम एडवांटेज पा सके, तो इसके लिए वो कहता है कि जब ऐसे इस वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशंस में जाकर रूल्स बनाए जाएंगे तो जो रूल्स बनेंगे वो मैक्सिमम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनेंगे कि सोसाइटी में जो सबसे नीचे लोग हैं उनको भी मैक्सिमम फायदा होगा। ठीक है, तो ये उनका पर्पस था कि इस तरीके से इमेजिनेशन का इनका ये पर्पस रहा। तो जब ये पर्पस हो जाता है तो वो फिर जस्टिस को तीन तरीके से देते हैं, कि तीन तरीके की जस्टिस, मतलब जस्टिस को, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को तीन पार्ट्स में बांटते हैं। पहला कहते हैं कि इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, मतलब सारे लोग को इक्वल लिबर्टी, सबको आज़ादी है, जिनका जो मन करे वो उस हिसाब से करे, कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से अर्न करें। मार्क्सिस्ट की तरह नहीं है कि कुछ लोगों को रोक कर रखा जाएगा, मार्केट्स के रूल्स सब कम्युनिटी की तरह देखा जाएगा। जैसे जॉन रॉल्स भी एक लिबरल थिंकर ही है, लेकिन ये थोड़ा इग्लिटेरियन पर्पज से हैं। तो ये इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल देते हैं जिसमें कि सारे लोग के पास इक्वल लिबर्टी रहेगा। दूसरा, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी फेयर तरीके से दिया जाए, किसी को रोका नहीं जाएगा, किसी को ज़्यादा आगे पीछे। जैसे देखिए, जॉन रॉल्स कभी भी रिजर्वेशंस की बात डायरेक्टली कभी नहीं करते हैं। इनका जो है, जब ओरिजिनल पोजीशंस में जाके रूल्स बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशंस का, उसके बाद नहीं है कि फिर रिजर्वेशंस का पॉलिसी देना है। जॉन रॉल्स रिजर्वेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, जॉन रॉल्स बस प्राइमरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं। और प्राइमरी गुड्स हम आपको बताएं क्या क्या प्राइमरी गुड्स है। तो वो कहते हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी मतलब जिनके पास जो शक्ति है उस हिसाब से अपना काम करें, किसी को कोई किसी भी तरीके से बैरियर नहीं रहेगा, रोका नहीं जाएगा। तो ये सेकेंड हो गया आपका। ठीक है, ये नंबर्स भी याद रखिएगा, 1 2 3 इसी तरीके से है। और थर्ड है डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब है जो सोसाइटी में लिस्ट एडवांस्ड सेक्शंस है उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, जो भी रूल्स बने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का, जो लिस्ट एडवांस्ड सेक्शंस है सोसाइटी में, ठीक है, लिस्ट एडवांस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये आपका थर्ड प्रिंसिपल है कि अगर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है कुछ करने का, मेंटल रूप से फिजिकल रूप से नहीं है, तो उनको जो है जो डिस्ट्रीब्यूशंस किया जाए तो उनमें उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। जो मतलब बहुत सारे लोग जो यहाँ पे अर्न किए हैं अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो थोड़ा सा उनसे टैक्सेस लेके इनको दे दिया जाए। ये इनका ये तीन प्रिंसिपल है। आपको बस जनरली जो आपके पीजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो नॉर्मल ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, और ये कहते हैं कि ये जो सोसाइटी में अरेंज होगा इट शुड बी अरेंज इन अ लेक्सिकल ऑर्डर, मतलब इसी तरीके से अरेंज हो, इसी तरीके से सोसाइटी में दिया जाए, डिफरेंस प्रिंसिपल को लास्ट में रखा जाए, और लेकिन लिस्ट एडवांस जो सोसाइटी में लोग हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले।
तो फिर इनका क्रिटिसिज्म भी होता है इस चीज़ पे। जो मेजर क्रिटिसिजम्स है, बहुत तरीके से क्रिटिसिजम्स किया जाता है, जो मेजर क्रिटिसिजम्स है वो रॉबर्ट नोजिक करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट नोजिक अपने बुक में एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, बुक का नाम याद रखिए, बुक से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं CUT PG में। ठीक है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये 1974 में, जब देखिए 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स लिखते हैं, तो जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखते हैं एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इसमें इन्होंने क्या थ्योरी दिया था, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जो लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो ये कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना थ्योरी देते हैं कि लोग अपनी मेहनत से अर्न करते हैं, तो गवर्नमेंट का, स्टेट का कोई हक नहीं बनता है कि आप रिच से पैसा लेके किसी और को बांट दें। मतलब बहुत सारे, मान लीजिए कोई, बहुत सारे लोग अपने मेहनत से बहुत सारे पैसे कमाए और गवर्नमेंट आया कि नहीं आप 100 में 30% दे दो, और वो लेके 30% किसी और को दे दिए। तो नोजिक कहते हैं, रॉबर्ट नोजिक, कि नहीं, ये गलत गवर्नमेंट करता है, क्योंकि अगर आप किसी से पैसा उनकी मेहनत का ले लेते हैं तो फिर उनके पास मोटिवेशंस खत्म हो जाते हैं काम करने का, और जिनको मिल रहा है वो बिना मेहनत का उनको मिल रहा है, वो तो अपना काम करें, अपॉर्चुनिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट लेके उनको दे रहा है इससे दिक्कत है। तो वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, और जॉन रॉल्स की थ्योरी को, जो डिफरेंस प्रिंसिपल है, उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो जॉन रॉल्स ने, पहली बात तो जो थ्योरी दिया है ये पॉसिबल नहीं है, इससे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनका मोटिवेशंस खत्म होगा। मार्क्सिस्ट पॉइंट, मार्क्सिस्ट देखिए, मार्क्सिज्म का सबसे सिंपल, मार्क्सिज्म का मतलब है क्रिटिसिज्म। मार्क्सिज्म मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, जो भी थ्योरी आता है उन सबको क्रिटिसाइज करना इन जनरल उनका सारी थ्योरी में देखने को मिलता है। तो मार्क्सिस्ट जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि पहली बात, ये ओरिजिनल पोजीशंस कैसे बनेगा भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सब यूटोपियन बातें हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्सिस्ट भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो आपको जो 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं, वो याद रखना है कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोसाइटी एंड फेयरनेस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ जस्टिस। ठीक है, दूसरा बुक का नाम याद रखना, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। रॉबर्ट नोजिक का बुक का नाम रखना, जो मेजर क्रिटिसिज्म्स है जॉन रॉल्स का, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, और थ्योरी इन्होंने जो दिया था एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तीसरा जो बात है, जस्टिस का मतलब क्या, जस्टिस का मतलब, जस्टिस को आप कह सकते हैं जॉन रॉल्स के कंडीशंस में, जस्टिस का इज इक्वल टू फेयरनेस। ठीक है, तो आपको इतना बात याद रखना है, ये सारे बात याद रखना है। और आप देख लीजिए कि जो अभी तक आपको बताए हम, इसी से कम 1-2 साल में कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं, जितने बात अभी बताएं उसी में से आप देख लीजिए कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस मुझे लगता है शायद 2022 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द, अच्छा 22 में एक ही साल में 2 क्वेश्चंस आ गए हैं इसी से, द एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये अभी आपको बताया कि जो क्रिटिसिजम्स के लिए रॉबर्ट नोजिक देते हैं, तो रॉबर्ट नोजिक इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द आइडिया ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। अभी आपको पता है कौन हो जाएंगे, जॉन रॉल्स, ये भी आपका 22 में आई थिंक पूछा गया था। फिर है द टर्म ओरिजिनल पोजीशन, द टर्म ओरिजिनल पोजीशन इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन देखिए, रोनाल्ड डॉर्किन, एमर्सन, जॉन रॉल्स। ठीक है, ये सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, और ये 2 साल में ही ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और फिर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ जस्टिस। अभी आपको बताए जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोसाइटी एंड फेयरनेस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ जस्टिस। तो फेयरनेस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, अच्छा ये देखिए सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 में, बुक्स एंड ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए जॉन रॉल्स और उनके क्रिटिसिज्म से, ये अगर आपको पता है तो बाकी सारे को आपको जानना जरूरी भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 लिस्ट है, जॉन रॉल्स को आप किससे मिलाएंगे इधर, वेल्थ ऑफ नेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस से। अब एक का दूसरा देखिए ऑप्शंस में एक ही जगह है, एक ही, अगर आपको सिर्फ जॉन रॉल्स का पता था कि थ्योरी ऑफ जस्टिस है तो एक का दूसरा बात खत्म। अब बाकी देख लीजिए, रॉबर्ट नोजिक बी, रॉबर्ट नोजिक के बारे में भी पता है, कौन सा बुक, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो रॉबर्ट नोजिक का बी का आप देखिए यहाँ पे स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी का 4। सी का फर्स्ट एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस, और डी का थर्ड फ्रांसिस फुक्यानामा का द एंड ऑफ हिस्ट्री। तो ये देखिए, ये आपको 5 क्वेश्चंस जो है यहीं से आपको देखने को मिल गया।
ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से अच्छे से पूरा सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे जुड़े, ठीक है। और आपको पूरा PYQ के साथ, देखिए हम लोग को जो पढ़ाने का तरीका PYQ एक हमारे पास रास्ता है, उसी के बेसिस पे हम लोग ये पता करते हैं कि किस तरीके से देखा जाए, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप MA MSc MA, ठीक है, इन सारे कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, B.Ed के लिए भी अवेलेबल है। और ये कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं कॉस्टली है, अभी तो 50% ऑफ में आपको मिल जाएगा, जिसका फीस अभी है 4999, लेकिन अभी 50% इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और आपको लेने के लिए कहाँ जाना है, प्रिस्टिन क्लासेस, प्ले स्टोर से प्रिस्टिन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से परचेस कर लेना है। अगर आपको ये जो बातें बताएं अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से जुड़े रहिए। अभी आपको बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे भी मिलते रहेंगे प्रिस्टिन PG क्लासेस पे, जो कि आपको फ्री रहेंगे। और बाकी अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जल्द जुड़े, ताकि आपका छूटे ना, लेट ना हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो आप जल्दी से जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।